नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी गुरु अमित गुप्ता के YouTube चैनल में आज आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए फिर से लेकर आ गए हैं एसएससी जीडी की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 2019 में रीजनिंग से पूछे गए उन एक मीटिंग के प्रश्नों को जिन्हें हम सॉल्व करेंगे बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच के साथ। और इस सीरीज का ये 6वां वीडियो है। तो आइए बिना देरी करते हुए हम शुरू करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न। तो आप कॉपी और पेन लेकर बैठिएगा ताकि आप प्रश्नों का उत्तर दे सके। अगर आप प्रश्न आने के साथ ही स्क्रीन पे आप वीडियो को रोक दिया करिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए। उसके बाद वीडियो को आगे बढ़ाएंगे तो आप मॉक टेस्ट के रूप में इसका अच्छी तरह से उपयोग कर पाएंगे। तो इन विकल्पों में असंगत छांटना है, यानी कि कौन सा विकल्प अलग है। तो वर्णमाला के अक्षरों के आधार पर जब प्रश्न देता है तो सबसे जरूरी ये होता है कि ए से लेकर जेड तक सभी वर्णमाला के अक्षर किस नंबर पे हैं, ये आपको याद रहेगा तो आप तेजी से इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो ज्यादातर तो ये होता है कि ये अंतर के आधार पर के और भी में और जी में, ये सारे अंतरों के आधार पर ज्यादातर परीक्षाओं में प्रश्न दिए रहते हैं। तो सब में किसी समान अंतर होता है, किसी एक में अलग अंतर होता है, वही हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन कभी कभी इस प्रक्रिया पे आंसर नहीं आता। खास तौर से एसएससी जीडी के सभी मीटिंगों में इस तरीके का प्रश्न पूछा गया अलग छांटने वाला, और किसी में भी अंतर के आधार पे नहीं था। सब में एक ही पैटर्न था, वो था योगफल के आधार पे। यानी इन सभी अक्षरों का आंकिक योगफल करने पर सब में एक समान अंक आता था, सिवाय एक विकल्प को छोड़ के, जो कि वही हमारा आंसर होता था। तो इसमें हम के जो आता है 11 पर, भी आता है 22 पे और जी आता है 7 पर। तो इन सबको आप जोड़ेंगे तो भी यानी 22, 10, 32 और 33 और 33 और 7 40 होगा। और इसमें 11 और 5 और 15 जोड़ने पर यहां पर आएगा 31, और Q यानी 17 और ये 13 और 10 जोड़ने पर आएगा 40। यहां पर 10, 9 और 21 जोड़ने पर यहां पर भी आएगा 40। यानी कि यही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। हमारा आंसर हो जाएगा बी। अगला प्रश्न सेम यही पैटर्न के प्रश्न सभी मीटिंग में पूछेगा, बस अंतर थोड़े थोड़े प्रश्नों का पैटर्न थोड़ा थोड़ा बदला गया हर मीटिंग में। अब पैटर्न यही था, बस प्रश्न में थोड़ा सा हेर फेर करके प्रश्न पूछे गए हैं। तो 7 मित्र हैं, कौन कौन? तो ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी और यू। एक पंक्ति में बैठकर फिल्म देख रहे हैं, ये सब मीटिंग में लिखा था। तो हम यहाँ पंक्ति यहां पर बैठा ले रहे हैं, ये पंक्ति है शुरू से लास्ट तक, और इसी में पंक्ति में सभी हम लोग मान के चल रहे हैं कि सबका चेहरा उत्तर की ओर है, ताकि उस व्यक्ति का दायां हाथ आपके दाएं के समान हो जाए और बाएं हाथ इस साइड में आपके बाएं के समान हो जाए, ताकि आपको सोचने में कोई दिक्कत ना हो। एस एक छोर पर बैठा है, यानी कि एस इधर भी हो सकता है, एस इधर भी हो सकता है, लेकिन आगे कुछ ऐसा दिया रहता है प्रश्न में ताकि पता चल जाता है कि एस बाएं साइड में होगा या दाएं साइड में। जैसे इसमें लिखा है क्यू जो है एस के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। क्यू किधर है? तो एस के दाईं तरफ। अगर इसको हम एस मान लेंगे तो क्यू किधर है? एस के दाईं तरफ, तो ये बाईं तरफ हो जाएगा क्यू। यानी ये वाला एस सही नहीं है, बल्कि ये वाला एस बिल्कुल सही है, क्योंकि क्यू को एस के दाईं तरफ बैठाना है। क्यू को एस के दाईं तरफ बैठाना है, किस नंबर पे? दूसरे नंबर पर, यानी बीच में कोई होगा, ये पहला और ये दूसरा। यानी अब इससे पता चलेगा कि इन तीनों के बीच में अब कोई नहीं आएगा, क्योंकि अगर कोई आ जाएगा तो एस के दाएं क्यू तीसरा के बदले में चौथा हो जाएगा, दूसरा के बदले में तीसरा हो जाएगा। इसलिए इतना पता चल गया कि इन तीनों के बीच में अब यहां पर कोई नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा आप ये समझ चुके हैं। अब 3 टोटल 7, 3 इधर है, यानी कि 4 जो है वो इधर ही आएंगे। 1 2 3 4 इधर ही लिखे जाएंगे, कंफर्म हो गया। अब लिख रहा है कि P जो है O और Q के बीच में बैठा है। P किसके किसके बीच में है? O और Q के। तो Q यहां पर है, तो यहीं पर हम लोग P बना देते हैं। P किसके किसके बीच बैठा है? तो एक तरफ इसके Q है, एक तरफ इसके O है। P यहां पर हो गया, P के एक तरफ O और एक तरफ Q हो गया। अब 2 जगह और खाली बची है, और एक ये 3 जगह। फिर कह रहा है कि U किसी पंक्ति के अंतिम छोर पर नहीं बैठा है, यानी U किसी अंतिम छोर, यानी ये अंतिम छोर तो बुक ही है, यानी U यहां पर नहीं बैठेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। U के लिए 2 जगह, एक यहां भी है, एक यहां भी फिलहाल में। R जो है T के बाईं ओर है,
आर टी के बाईं ओर है का मतलब जहां आर बैठेगा वहीं टी बैठ, उसी के बगल में टी होगा, या जहां टी होगा उसी के बगल में आर होगा। आर जो है टी के बिल्कुल बाएं साइड में बैठेगा, एकदम बगल में बैठेगा, यानी कि 2 सीट इनके लिए चाहिए, आर और टी के लिए एक जगह। तो यहां पर एक सीट है, आर बैठेगा तो टी नहीं, टी बैठेगा तो आर नहीं, इसलिए यहां पे जो 2 सीट खाली है, क्योंकि यू यहां बैठेगा नहीं, तो आर और टी को यहीं बैठा देते हैं। आर किधर है, तो टी के बाएं साइड में, टी का बाएं हाथ इधर है, यानी आर जो है टी के बाएं साइड में हो गया। अब यू को किनारे नहीं बैठना था, लेकिन ये बीच में आराम से बैठ सकता है, यू बैठ गया। अब प्रश्न पूछ रहा है कि आर पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो कौन है पी और कौन है आर, तो ये है पी और ये है आर। पी और आर के बीच में कौन बैठा है, तो ओ बैठा है, तो हमारा आंसर हो जाता है विकल्प बी। देखिए हमारा आंसर है बी। अब अगला प्रश्न बताना, बिना घुमाने की अनुमति नहीं है। कभी कभी देता है कि घुमाकर भी प्राप्त किया जा सके, ये चित्र कहीं फिट हो जाए, लेकिन इसमें लिखा है घुमाने की अनुमति नहीं, यानी एकदम ठीक किसी तरह किस में प्राप्त होता है। तो आप देखिए, एक देखिए कल्पना करिए, एक ए जैसी आकृति है, थोड़ी सी तिरछे में ए जैसी आकृति है, और उसमें एक तीर ऐसे ऊपर की तरफ जा रहा है, दाएं से बाईं तरफ, ऐसा कल्पना कर लीजिए और यही चित्र ढूंढिए। तो इसमें ये ए जैसी आकृति तो दिख रही है, लेकिन ये जो तीर जो है, ये वाला चीज, ये इसमें नहीं दिख रहा है, ये ऐसे जो गया है, ये वाला चीज इसमें नहीं दिख रहा है, तो ये नहीं होगा। इसमें ए जैसी आकृति दिख रही है, ये तीर गया है जरूर, लेकिन ये आर पार गया, इसमें आर पार नहीं गया, तो ये भी नहीं होगा। इसमें ए जैसी जो आकृति है, बायां वाला टांग थोड़ा बड़ा ही है, लेकिन ये बायां वाला टांग बहुत छोटा हो गया, यहां तक रहना चाहिए था, तो ये नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा, यानी एक ही आंसर बचा, डी यही होगा। देखिए इसमें ए जैसी ये आकृति भी है, ये आर पार गया भी है, हमारा आंसर हो जाता है डी। अब कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है, आपको बताना है कि इसका कोडिंग कैसे किया गया है। तो देखिए W है O है, W है O है, तो W ना लिख के केवल इसमें O को लिख दिया गया है, फिर उसके बाद K लिखा है, यानी कि R को छोड़कर K लिख दिया गया है, फिर उसके बाद R लिखा हुआ है, यानी कि E को छोड़ के R लिख दिया गया, यानी एक एक छोड़ के अक्षर लिखा गया, W नहीं O लिखा गया, R नहीं K लिखा गया, E नहीं R लिखा गया है, यानी एक एक अक्षर छोड़ के लिखा गया है, और फिर वही OKR को रिपीट कर दिया गया है। तो ठीक है, यही काम हम लोग फिर करेंगे और आंसर लाएंगे। तो ए को नहीं लिखेंगे, एस लिख देंगे, फिर इस वाले एस को नहीं लिखेंगे, एक छोड़ के यानी यू लिख देंगे, फिर एम नहीं लिखेंगे, एक अक्षर छोड़ के यानी ई लिख देंगे, तो एस यू ई, तो इसी को हम लोग फिर रिपीट कर देंगे, एस यू ई, यानी एस यू ई किस में है, एस यू ई, यानी हमारा आंसर हो जाता है ए। आप वीडियो को, प्रश्न आपके सामने आते ही वीडियो को रोक दिया करिए और खुद से उत्तर देने का प्रयास करिए, उसके बाद आंसर देखेंगे तो और आपको ज्यादा लाभ मिल पाएगा। दर्पण छवि पूछ रहा है, जब कुछ न लिखे यानी कि लंबवत दर्पण है, यानी कि दर्पण या तो दाएं रख के मान लीजिए या बाएं रख के मान लीजिए, कोई अंतर नहीं होगा, दोनों तरफ से आंसर एक ही आएगा। तो दर्पण में बाएं की वस्तु दाएं, दाएं की वस्तु बाएं दिखती है, तो एन लास्ट में है तो एन शुरू में आ जाएगा, लेकिन ये एन का ये झुकाव ऐसे है तो ऐसे हो जाएगा, ओ वैसे का वैसे ही दिखेगा, आई ऐसे का वैसे ही दिखेगा, टी वैसे का वैसे ही दिखेगा, ए वैसे का वैसे ही दिखेगा, सी ऐसे है तो बाएं साइड में हो जाएगा, ओ वैसे का वैसे ही दिखेगा, भी वैसे का वैसे ही दिखेगा, एन ऐसे वाला, ये एन सीधा का सीधा ही रह गया, ऐसे झुकाव है बीच में, जबकि ऐसे चाहिए था, तो ये नहीं होगा। तो NOITACOB यही सही है, आगे देखने की जरूरत नहीं है, आंसर हो गया बी। अब इसमें भी बताना है कि प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा। तो देखिए सब में खाली पहले स्थान पर के ही है, यानी पहला अंतर ढूंढने की जरूरत हमें नहीं है, हम डायरेक्ट अब ढूंढेंगे दूसरा वाला। एन है तो OP QR ST, तो UV दूसरे स्थान पे भी होना चाहिए, तो इसमें दूसरे स्थान पे भी नहीं तो आंसर नहीं होगा, इसमें दूसरे स्थान पे भी नहीं तो आंसर नहीं होगा, इसमें और इसमें दोनों में भी है, यानी अब हमें आंसर लास्ट वाले से मिलेगा। तो C है तो A, यानी कि -2 किया है, क्योंकि C से पहले B, B से पहले A आता है,
फिर ए से पहले जेड, जेड से पहले वाई आता है, फिर वाई से पहले एक्स, एक्स से पहले डब्ल्यू आता है। तो डब्ल्यू से पहले एक्स और एक्स से पहले यू आता है, यानी कि लास्ट में भी और यू किस में है, तो भी यू इसमें है, इसमें नहीं है भी यू, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी, यानी कि -2 लास्ट में किया है। अब ये पैटर्न ढूंढना है कि किसमें है बिना घुमाए। तो इसमें आप ध्यान दीजिए, जो आकृति इधर है वही आकृति इधर है, जो आकृति इधर है वही आकृति इधर होगा। तो इस आकृति को ध्यान से देखेंगे, कल्पना करेंगे तो ऐसा है ही, उसमें गूढ़े का एक निशान है और एक कह सकते हैं कि माइनस का निशान है। अपने समझने के लिए गूढ़े का निशान माइनस, तो यही कल्पना करिए, इसमें गूढ़े का निशान दिख रहा है, ये माइनस गायब है, इसलिए हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें ये गूढ़े का निशान यहां तक होना चाहिए, नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। इसमें ये वाला दिख रहा है लेकिन ये गूढ़े का निशान ये वाला नहीं है, दिख रहा है, ये भी नहीं होगा, यानी आंसर डी है। देखिए इसमें गूढ़े का निशान भी दिख रहा है और माइनस भी दिख रहा है। छोटी चीजों से हम लोग, तथ्यों से हम लोग आंसर ढूंढते हैं, पूरा आकृति हमें देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। हवाई जहाज संबंधी हैंगर वाला प्रश्न आपने कई बार मॉडल पेपर में पढ़ा होगा, कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है, लेकिन यहां से ये बंदूक संबंधी क्या होगा ये नहीं दिया था, लेकिन हवाई जहाज संबंधी हैंगर वाला संबंध आपने पढ़ा होगा। हवाई जहाज को हैंगर में रखा जाता है, तो बंदूक को कहां रखा जाता है, तो शस्त्रागार में रखा जाता है। आंसर हो गया सी। फिर कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। तो जब अक्षर के बदले अंक लिखा रहा है तो ज्यादा उम्मीद है कि योगफल करके लिखा गया होगा, या योगफल करके आधा कर दिया गया होगा, या योगफल करके दुगुना कर दिया गया होगा, या विपरीत अक्षरों का योगफल लिखा होगा। तो C बराबर 9, C बराबर 3, I बराबर 9, 18, 3, फिर 12, फिर 5, ये सब जोड़ने से यदि 50 आ रहा है तो इन सबको भी जोड़िए, जो होगा वही आंसर आएगा। यानी A बराबर 1, L बराबर 12, G बराबर 6, G बराबर 7, A बराबर 1 और E बराबर 5, सबको जोड़ने से आएगा आंसर हमारा 26, जो कि विकल्प बी में है। अब ये वीएनआर का प्रश्न है, इकाई, वाट और वोल्ट। आपको बताना है इकाई, वाट और वोल्ट के लिए कौन सा उत्तर सही होगा, कौन सा चित्र सही होगा। तो वाट भी इकाई है और वोल्ट भी इकाई है, तो ये दोनों ही, ये बड़ा वाला जो वृत्त है ये इकाई है और इसमें से कोई वोल्ट और इसमें कोई वाट हो सकता है, यानी आंसर हो जाएगा डी। अब अंक के आधार पे तो जब भी देखिए श्रृंखला ये जो है 20 से 24, 24 से 40, 40 से 76 श्रृंखला बढ़ रहा है लगभग मध्यम गति से, तो इसमें प्लस होने की संभावना होती है। तो ये पता चल सकता है कैसे, तो अंतर निकालिए, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, चलिए नीचे ही लिख लेते हैं। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 24 में से 20 निकालेंगे तो 4 आएगा। अब 40 में से 24 निकालेंगे तो यहां पर 16 आएगा। फिर 76 में से 40 निकालेंगे तो यहां पर 36 आएगा। तो इससे हमें यह पता चल गया कि ये वर्ग का चक्कर है। यहां पर ये है 2 का वर्ग, ये है 4 का वर्ग, ये है 6 का वर्ग, यानी 2 का वर्ग के बाद 3 का वर्ग नहीं है, 4 का वर्ग है, 4 के वर्ग के बाद 5 का वर्ग नहीं, 6 का वर्ग है। तो उसी तरह 6 के बाद 7 का वर्ग नहीं रहेगा बल्कि 8 का वर्ग रहेगा, यानी कि 8 × 64, यानी कि 20 में 4 जोड़ने से 24, 24 में 16 जोड़ने से 40, 40 में 36 जोड़ने पर 76, तो 76 में 64 जोड़ने से जो आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। 6 4 10, 13 13 1 14, यानी कि 140 हमारा आंसर होगा, जो कि विकल्प ए में है। हमारा आंसर हो जाता है ए। अब इस मैट्रिक्स में आप बताइए खाली स्थान पर क्या आएगा। अगर आपको वर्ग और घन याद होगा तब तो आराम से दिख रहा होगा, ये सारे वर्ग ही दिख रहे हैं, तो आराम से आप आंसर तक पहुंच सकते हैं। ये 3 का वर्ग है और ये 9 का, ये 5 का, ये 11 का। तो देखिए यहाँ पे 3 का वर्ग है, उसके बाद सीधे 9 का वर्ग है। कितने का अंतर है? 4 5 6 7 8 और 9, यानी कि 6 का अंतर है। 3 का वर्ग के बाद सीधे 6 बढ़ा के अंतर करें। जैसे यहाँ 5 का वर्ग है
तो यहाँ पे 6 7 8 9 10 11 6 यानी 6 का अंतर, फिर 11 का वर्ग है तो यहाँ पे 12 13 14 15 16 17 का ये वर्ग है। उसी तरह से यहाँ पे 7 7 49 7 का वर्ग है, तो फिर 8 9 10 11 12 13 का ये वर्ग दे दिया है। 13 का ये वर्ग है तो उसके बाद 14 15 16 17 18 और 19 का ये वर्ग है, यानी कि 6 + 6 करके वर्ग कर रहा है। तो 3 का वर्ग ये 9 का वर्ग, तो 9 में फिर 6 जोड़ेंगे तो 9 के बाद 10 11 12 13 14 15, यानी कि 15 का वर्ग जो होगा वही हमारा आंसर होगा। 15 15 225 हमारा आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा डी। फिर संख्या संबंधित प्रश्न है 9 20 42 75। आगे क्या आएगा? तो 20 में से 9 निकालेंगे, अंतर निकालने पर हमें पता चल जाता है कि आंसर क्या आएगा। तो अंतर निकालिए, आपको पता चलेगा कि आंसर क्या आने वाला है। तो 11 में से 20 में से 9 निकाले तो 11, फिर 42 में से 20 निकालेंगे तो 22, 75 में से 42 निकालेंगे तो 33। तो आपको समझ में आएगा 11 दूनी 22, 11 3 33, 11 चौक 44 बढ़ाने पर आंसर आएगा। तो 75 में आप 44 जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा 5 4 9 7 11, यानी 119। 119 विकल्प बी में है, हमारा आंसर हो गया हंसते हंसते बी। 8 मित्र, ये 8 मित्र वाला भी सभी प्रश्न सभी मीटिंग्स में पूछा गया है। तो 8 मित्र है तो आप वृत्त बनाइए, गुणा बनाइए और उसके बाद प्लस बना दीजिए, तो 8 मित्रों के लिए जगह बन जाएगा। चारों एक दूसरे को, ए जो है ए की बात कर रहा है, ए एफ के सामने है और क्या कर रहा है वही ए बी के दाईं ओर तीसरा है। ए जो है एफ के सामने है, ए जो है एफ के सामने है, इस ए की बात हो रही है। ए जो है एफ के सामने है और यही ए बी के दाईं ओर तीसरे स्थान पर है, बी के दाईं ओर। तो बी यहां अगर बैठेगा तो देखिए सबका चेहरा केंद्र की तरफ होता है, तो बी का दाएं ऐसे होगा, तो बी के दाएं ओर ये पहला, ये दूसरा और ये तीसरा हो जाएगा। तो यही ए एफ के सामने है और यही ए बी के दाईं ओर तीसरा है। तो दोनों बातें यहां पर हो गई। अब देखिए जी जो है एफ और डी के बीच में है, तो देखिए अब इसको हम लोग हटा देते हैं। तो जी जो है एफ और डी के, तो जी यहां लिखेंगे, जी जो है जी के एक तरफ एफ है और एक तरफ डी है। देखिए जी एफ और डी के बीच में है, तो जी जो है एफ और डी के बीच में हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब एच डी के बाईं ओर है, एच जो है तो एच यहां बैठेगा ऐसे, इस तरह से होगा, तो एच जो है डी के बाएं हाथ की तरफ हो गया, यह लिखा भी है एच डी के बाईं तरफ है। ई सी और ए के बीच में है, ई जो है किसके किसके बीच में है, ई जो है सी, यानी ई के एक तरफ सी है और एक तरफ ए है, ई सी और ए के बीच में है। अब प्रश्न क्या पूछ रहा है, एच के सामने कौन है? तो ये एच है, एच के सामने ऐसे आप मत देखिएगा, आप तिर्यक में सामने देखिएगा, याद रखिएगा। एच के सामने बी है, उसी तरह सी के सामने जी है, ए के सामने एफ है, डी के सामने सी है, यानी एच के सामने बी है, जो कि विकल्प सी में है। हमारा आंसर हो जाता है विकल्प सी, जिसमें कि बी लिखा हुआ है। समरूपता का प्रश्न है, तो पहले खाली स्थान पर ढूंढने से कोई फायदा नहीं, सब में के लिखा हुआ है, पहले खाली स्थान पर ढूंढने से कोई फायदा नहीं है, तो इसलिए डायरेक्ट हम दूसरा देखते हैं। तो ई है तो एफ जी एच आई, यानी 4 बड़ा है, एच है तो आई जे के एल, ये भी 4 बड़ा है, यानी कि के तो सब में है, तो एच के बाद आई जे के एल, एल होगा, एल है तो एम एन ओ पी, यानी अंत में एलपी किस में है, अंत में एलपी केवल विकल्प डी में, इसलिए हमारा आंसर हो जाता है डी। न्याय वाक्य प्रश्न है, सभी शूरवीर मठवासिनी है,
सभी शूरवीर मठवासिनी, सभी मठवासिनी पुरुष है, सभी मठवासिनी पुरुष है। अब निष्कर्ष सभी पुरुष शूरवीर हैं। पुरुष और शूरवीर की बात कर रहा है, पुरुष की बात कर रहा है और शूरवीर की बात कर रहा है। तो बाहरी वाले वृत्त और भीतरी वाले वृत्त में तुलना हो तो बाहरी वाले बड़े वृत्त को कुछ बोलते हैं, भीतर वाले छोटे वृत्त को सभी बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है? सभी पुरुष। बाहर वाले को सभी बोल दिया, जबकि भीतर वाले को सभी बोलना चाहिए, यानी कि गलत है। अब पुरुष और शूरवीर की बात है, पुरुष और शूरवीर की बात है। तो पुरुष और शूरवीर में हम लोग देख लेते हैं। तो ये पुरुष है और ये शूरवीर है। तो अब कह रहा है कुछ पुरुष शूरवीर है। तो अब सही है, क्योंकि बाहर वाले को कुछ बोला जाता है भीतर वाले की तुलना में। तो बाहर वाले को कुछ पुरुष बोल रहा है, शूरवीर है, तो यानी सही है। यानी केवल दूसरा वाला निष्कर्ष सही है। केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। आंसर हो गया बी। तो दोस्तों एसएससी जीडी के लिए आज का एक छोटा सा ट्रिकी वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, इसे अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि एसएससी जीडी के लिए समय समय पर ट्रिकी वीडियो इसी तरह मैं लाता रहता हूं। धन्यवाद दोस्तों।